नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में समकालीन हिंदी कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार मृदुला गर्ग की कहानी हरिबिंदी, इसी का इस वीडियो में हम लोग सारांश या कथासार को समझ लेंगे। किसी भी कहानी के कथासार को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका आंसर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी के सारांश को समझ लेते हैं। हरिबिंदी कहानी के केंद्र में एक युवा स्त्री है जिसके पूरे दिन की घटनाओं के क्रम को इस कहानी का विषय वस्तु बनाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली हो जाती है और इस अकेलेपन को वह उस दिन अपनी तरह से जी लेना चाहती है। कहानी के शिल्प में सामान्य सी छोटी छोटी बातें और कुछ हरकतें बिल्कुल अप्रधान लगती है, किंतु ये अप्रधान हरकतें पाठकों को कहानी की सोच की गहराइयों तक ले जाती है। स्त्री इस बात से आश्वस्त होती है कि उसका पति राजन दिल्ली गया है, अतः उसे आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और बंधे बंधाए नित्य क्रम से मुक्ति की आश्वस्ति पाकर वो पलंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक लेट जाती है, जो कि दूसरों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से तनिक मुक्ति की सांस लेकर नायिका का बिस्तर पर लेट जाना स्त्री के जीवन में पूरेपन का साथ पाने तथा जीवन को समग्रता से जी लेने का प्रतीक बन जाता है। अर्थात सामान्यतः वो पलंग पर ऐसे फैल कर नहीं सोती है, लेकिन आज घर में कोई नहीं है तो उसे लगता है कि चलो आज मैं ऐसे सो सकती हूँ। स्त्री पलंग पर अपनी कलाई घड़ी बांध कर सोती है, क्योंकि पति के रहने पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। घड़ी की आवाज़ से पति को चीड़ होती थी। यह घड़ी का बजना वास्तव में यहाँ स्त्री के भीतर का स्पंदन है, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुनती नहीं, और सुनती भी है तो उसे अनसुना कर देती है। अर्थात आज उसे लग रहा है कि मैं अपना कलाई घड़ी है उसके बांध कर ही सोऊं, इसका जो आवाज़ आता है वो आवाज़ आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके पति को उस आवाज़ से थोड़ा सा चीड़ थी। पलंग से उठने के बाद चाय बनाकर खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ धुंध सा दिखाई देती है, जो कि उसे अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध में सब कुछ अदृश्य रहने से उसे एक प्रकार खुलापन नजर आता है जो सूर्य के प्रकाश में घुटन का अनुभव कराती है। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा इसको उल्टे काम में ही सब अच्छा लग रहा है। यहाँ नायिका का जीवन को अपने ढंग से जी लेने के सुख का संकेत मिलता है, क्योंकि जब से स्त्री पैदा होती है तब से ही उनके जीने जैसे बोलने चलने की सभी क्रियाएं एक टूर पैकेज के यात्री के समान तय कर दी जाती है, जिसके कारण स्त्री जीवन जीते हुए भीतर से असंवेदनशील तथा कुंद हो जाती है। इसके पीछे स्त्री के सुरक्षित होने का तर्क दिया जाता है, किंतु इसमें स्त्री घुटन का अनुभव करती है और अपने पति के बाहर जाने पर अपनी इच्छा से उठाया गया नायिका का प्रत्येक कदम उसकी स्वतंत्र इच्छा को रेखांकित करता है। अर्थात छोटे से ही लड़कियों पर, स्त्रियों पर एक बंदिश लगा दिया जाता है कि उसी नियम के अनुसार, उसी कायदे के अनुसार उसको चलना होता है। लेकिन आज जब इसका पति दूसरा शहर गया हुआ है तो ये खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही है। चाय पीकर नहाने के लिए जाते समय नायिका सोचती है कि आज वो अपनी इच्छा से देर तक गर्म पानी में नहाती रहेगी, किंतु कुछ समय पश्चात गर्म पानी समाप्त होते ही ठंडे पानी की फुहार के कारण शरीर के तापमान से भिन्नता के चलते नायिका शीघ्रता से नहा लेती है और ताजगी का अनुभव करती। यह ताजगी व स्फूर्ति कंडीशनिंग अवस्था से स्वयं को मुक्त कर लेने का प्रतीक भी बन जाती है। इसके बाद नायिका नीले रंग का चूड़ीदार पैजामा तथा कुर्ता पहनकर हरी बिंदी लगाती है,
क्योंकि पति के रहने पर तथा नीले रंग की पोशाक पर हरी बिंदी के अनुचित होने की बात से नायिका को टोकने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती थी। अर्थात पति के रहने से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। पति कहते कि नीले रंग के चूड़ीदार पर यह हरी बिंदी मैच नहीं होता है, लेकिन आज तो पति नहीं है, अतः पति के बाहर जाने पर वो पितृसत्तात्मक अवस्था से मुक्त होकर अपनी इच्छानुसार ही अपने सौंदर्य शास्त्र तथा सौंदर्य प्रतिमान का निर्माण करती है, जहाँ वो पति के प्रश्न चित्र क्या तुक है से पूर्णतः मुक्त है। इसके पश्चात नायिका मेज की दरार से कान के नकली बाली को निकालकर पहनती है, जिसको उसने सोने के न होने के कारण पहनना छोड़ दिया था। यद्यपि आभूषणों का प्रयोग स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने हेतु करती है, तथापि विवाहोपरांत यही आभूषण पति की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आधार को भी तय करते हैं, जहां ये आभूषण समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने का माध्यम है, किंतु स्त्री इस प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त एक उपकरण मात्र बनकर रह जाती है। यहाँ नायिका द्वारा पति के बाहर जाने के बाद नकली बाली को उठाकर पहनना स्वयं को दूसरे की शान शौकत के प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के विरुद्ध से अस्वीकृति की अभिव्यक्ति है। तैयार होकर बाहर निकलती हुई नायिका अपने नौकर मुंडू से कहती है कि उसे आज जो अच्छा लगे वही बनाए और स्वयं ही खाए या छुट्टी मनाए। नौकर को दी गई यह स्वतंत्रता उसी स्वतंत्रता का प्रतिफलन है जिसका एहसास नायिका खुद कर रही है। यह एक दिन जो स्वतंत्र जीवन के प्रतीक के रूप में आता है, नौकर के लिए भी स्वतंत्र जीवन जीने की भावना की ओर इशारा करता है, जो स्वतंत्रता के सुसंस्कृत रूप के लिए एक अनिवार्य घटक है। नायिका का नौकर मुंडू उस पुरुष का प्रतीक है जो समाज में वर्जित कार्य जैसे सिगरेट पीना उसको भी कर सकता है, क्योंकि सिगरेट पीना वर्ज्य तथा शालीनता के विरुद्ध माना जाता है, इसीलिए वो साहब या मेम साहब के सामने सिगरेट नहीं पीता। किंतु इस वर्जित कार्य पर भी यदि किसी की दृष्टि पड़ जाती है तो वो क्षम्य मानकर अपराध के रूप में नहीं लिया जाता है। सिगरेट पीने के साथ ही घर गृहस्थी, नैतिकता अनैतिकता से जुड़े तमाम नियम पुरुष के संदर्भ में स्त्री की स्थिति से नितांत भिन्न तथा लचीले होते हैं, जबकि स्त्री के प्रति ये नियम अत्यंत कठोर होते हैं। अर्थात ये नौकर होकर भी अगर सिगरेट पीता है तो लोग इसे ज़्यादा अपराध नहीं मानता है, लेकिन अगर कोई स्त्री पीने लगे तो फिर लगता है कि आफत ही आ गया घर में। स्वतंत्रता का आनंद लेती हुई नायिका टैक्सी को यह सोचे समझे बिना ही आवाज़ देकर बुला लेती है कि उसे जाना कहाँ है। यहाँ स्वतंत्रता की व्याख्या मृदुला गर्ग कहानी के खीलदंड शिल्प में यह दर्शाती है कि स्वतंत्रता एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें रास्ते या मंजिलें पूर्व निर्धारित नहीं होते। यही इसके साथ भी है, इसे पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है और टैक्सी को बुला लेती है। यहाँ नायिका समाज निर्मित ढांचे को अस्वीकार करती हुई इस व्यवस्था के आधार पर स्वनिर्मित ढांचे को भी एक प्रकार से नकारती है। टैक्सी में बैठी स्त्री को सर्वप्रथम यह सूझता है कि उसे आज जहांगीर आर्ट गैलरी चलना चाहिए। स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का अनुभव अनायास ही स्त्री को कला की ओर खींचता है, जिसका उदाहरण है कि वह स्वतः ही उनकी जुबान पर जहांगीर आर्ट गैलरी और चित्र प्रदर्शनी का नाम आ जाता है। चित्र प्रदर्शनी में नायिका को चित्र देखकर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उनका मन आज पूर्णतः स्वच्छंद है और कोई सैद्धांतिक ज्ञान या नियम इस कला के आस्वादन के मध्य रुकावट बनकर नहीं आएगा। युवती को चित्र देखकर लगता है कि रेखाएं उसके कुर्ते के समान इधर उधर दौड़ रही है, तो वह कला को बिना किसी सैद्धांतिक ज्ञान के जीवन से जोड़कर उसका आस्वादन करते हुए आनंदित होती है। वास्तव में यहाँ चित्र और स्त्री का कुर्ता
उपमान उपमेय के संबंध को लेकर प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार चित्र को बिना समझे हंस दिया जाता है या आनंद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री जीवन को भी उसकी अर्थवत्ता समझे बिना ही आस्वादित कर लिया जाता है। इस प्रकार कहानी में चित्र, युवती तथा आस्वादन, स्त्री देखकर युवती का जोर से हंस पड़ना, तीनों की विडंबनात्मक स्थिति को उजागर करता है। रेस्ता को देखकर नायिका को अनायास ही भूख सताने लगती है। मुख्यतया स्त्री का जीवन रसोई और खाने के साथ जुड़ा होता है, परंतु यह जुड़ना भी दूसरों की भूख और स्वाद के अनुसार 99% पुरुषों की रुचि के आधार पर ही निर्मित होती है। घर के खाने का स्वाद और समय पुरुष की पसंद और सुविधा पर ही आश्रित होता है, जबकि खाने की पूरी तैयारी स्त्री द्वारा की जाती है। रेस्टोरेंट में पहुंचकर वह युवती एक प्लेट पर गर्मा गर्म टिकिया और उसके साथ एक ठंडी आइसक्रीम का ऑर्डर देती है। तो यह भी खाद्य संबंधी अवधारणा के बनाए ढांचे को तोड़ने के आधार पर ही आश्रित है, जिसमें खाने वाला व्यक्ति क्या खाना चाहता है इसका कोई अर्थ नहीं होता। युवती का गर्म टिकिया के साथ ठंडी आइसक्रीम मांगना बैरे को चौंका देता है और वह प्रश्न करता है, एक साथ? तो युवती पुरुष मानसिकता और रूढ़ी के खिलाफ उठने वाले सवाल पर ही सवाल खड़ा कर देती है, हाँ कोई ऐतराज है क्या? यह एक प्रकार से ठंडे और गर्म को एक साथ न खाने की संकल्पना पर प्रहार करता हुआ स्त्री की अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। रेस्टोरेंट से निकलकर स्त्री सिनेमा घर की ओर पिक्चर देखने के उद्देश्य से निकलती है। वो एक ऐसी फिल्म देखना चाहती है जो उसकी अपनी पसंद की हो तथा उसके पति द्वारा चुनी हुई या उसके स्तर पर तय की गई ना हो। इस प्रकार यहाँ कहानी की नायिका द्वारा फिल्म स्वयं देखना बने बनाए सांचों को एक प्रकार से तोड़ना है, अर्थात वो खुद ही सिनेमा घर जाती है और अपने पसंद का फिल्म देखती है। सिनेमा एक सार्वजनिक स्थल होता है जहाँ पर जाते समय भी शिष्ट व्यवहार की कुछ शर्तें निर्धारित होती है, अर्थात वहाँ भी कुछ शिष्टाचार होती है, कुछ कायदे कानून होते हैं, किंतु ये शर्तें कहीं भी लिखित रूप में नहीं होती। सिनेमा घर में किसी दृश्य पर जोर से हंसना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है और नायिका अपनी हंसी की उन्मुक्तता को बंधन में बांधे बिना सिनेमा का पूरा आनंद लेती है, अर्थात जब भी उसे मौका आता है तो वो जोर से ठहाका लगाकर हंसती है। और यहाँ तक कि इसी प्रकार मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर भी सॉरी कहने के सभ्य व्यवहार के विपरीत खोखले शिष्टाचार की मर्यादा से निकलकर युवती हंस पड़ती है, अर्थात बगल के सीट में बैठे हुए लड़के से अगर वो जब थोड़ा सा उसका हाथ टकरा भी जाता है तो सॉरी कहने के बजाय वो हंस पड़ती है। पिक्चर देखने के उपरांत सिनेमा हॉल में मिले युवक पुरुष साथी के साथ वो कॉफ़ी पीती है और स्वयं कॉफ़ी के पैसे देती हुई इस बात से आश्वस्त होती है कि पुरुष साथी ने पैसे देने की जिद नहीं की। इसके बाद दोनों आकाश और समुद्र को साथ साथ बैठकर देखते हैं तो युवती प्रश्न करती है कि यदि वो समुद्र में कूद पड़ती है तो कितनी दूर तक अकेली तैर पाएगी। यहाँ स्त्री के इस वाक्यात्मक संकेत द्वारा वस्तुतः स्वतंत्रता को परिभाषित करती है, जहाँ व्यक्ति में उसको पा लेने की क्षमता की हद निर्धारित होती है। यहाँ स्वतंत्रता इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी व्यवस्था स्वयं करे, अन्यथा आश्रित होना अपने आप गुलामी की ओर ले जाता है। युवती का समुद्र में अकेले दूर तक तैरने का आशय वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर पाने के संदर्भ में लेती है कि वो इसमें कितनी और कब तक सफल होगी। पुरुष का टैक्सी के भाड़े के बारे में सोचना युवती को पूंजी तथा व्यय से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इससे युवती आश्वस्त हो जाती है कि प्रथम बार वो ऐसे पुरुष से मिल रही है जो उसके पति के बारे में जानने को भी उत्सुक नहीं है। स्त्री
इसे सकारात्मक परिवर्तन के रूप में यह सोचकर आश्वस्त हो जाती है कि यहाँ पर पुरुष चिंतन और संस्कृति के स्तर पर उठा हुआ है और वो स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है और स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में वो स्वीकार कर रहा है। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी के पैसे भी स्त्री स्वयं देती है और टैक्सी का भाड़ा भी दोनों आधा आधा मिला कर देते हैं। पुरुष के लिए स्त्री पर ध्यान इसलिए गया क्योंकि उसने पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा था, इसीलिए वो स्त्री अन्य स्त्री से भिन्न थी। पूरे समय में स्त्री इस बात से आश्वस्त थी कि पुरुष उसे एक मित्र या परिचित का दर्जा न देते हुए एक व्यक्ति का दर्जा दे रहा है, परंतु कहानी के अंत में स्पष्ट हो जाता है कि वो पुरुष का ध्यान भी स्त्री द्वारा सजावट के लिए लगाई गई हरी बिंदी पर ही गया, उसके खुले व्यक्तित्व या स्वतंत्र चिंतन पर नहीं गया। तो इस प्रकार ये था इस कहानी का सारांश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।